चेक चेक। और मैं बात कर रहा था कुछ स्मृतियों की, क्योंकि स्मृतियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और स्मृतियां जब महत्वपूर्ण होती हैं तो उनका अपना एक महत्व होता है। महत्व इसलिए भी, ये पिकैडली होटल है, और 2003 में पिकैडली होटल में ही जब भारतीय जनता पार्टी विधायकों के साथ ये संकेत चला गया कि अब सरकार पार्टी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी, उस वक्त दिल्ली से जो ऑब्जर्वर आए थे, राजनाथ सिंह जी और वेंकैया नायडू, विधायकों से चर्चा हुई, और विधायकों से चर्चा में राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी बनेंगे, इस बात की घोषणा इसी होटल में हुई। और मुझे लगता है कि 2030 के बाद, अब 2003 के बाद 2023 आ गया, 20 साल का हो गया, और आज इत्तेफाक देखिए, संयोग देखिए कि 20 साल बाद जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ठीक मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी पिकैडली होटल में। संकेत क्या है वक्त बताएगा। रमन सिंह जी का आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि मैंने स्मृतियों का जिक्र किया, वो स्मृति आपके मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने से जुड़ी हुई है, इसलिए उसका उल्लेख करना भी जरूरी था। लेकिन एक बार फिर विधानसभा चुनाव आ गए हैं, विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, बात मुद्दों पर होने लगी। आपका 15 साल का कार्यकाल रहा है, और इन 15 साल कार्यकाल में आपने कई सारी योजनाएं दी, लेकिन बावजूद उसके ऐसा क्या रहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बन गए। कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप था, या जनता को भरोसा नहीं जता पाए, या कुछ योजनाओं में कमी रही, वो हम जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक लंबी यात्रा 2003 से 8, 13 और 18 तक की यात्रा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाते मुझे छत्तीसगढ़ की जनता ने अवसर दिया। निश्चित रूप से एक बात मैं कह सकता हूं, आज की 15 साल के शासन के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण भी थे जिसमें लोगों के मन में एक परिवर्तन की बात आई। और एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का होता ही है, ऐसा लोग कहते हैं, मगर 15 साल के बाद लोगों ने एक उम्मीद के साथ कि ये सरकार जो 15 साल से काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, तो उनको और उम्मीद जग गई थी कि और ज़्यादा विकास हो सकता है। इसलिए एक प्रयोग किया, 15 साल बाद भूपेश को अवसर दिया। मगर ये हालत ये हो गई कि 15 साल बाद परिवर्तन तो किया, मगर परिवर्तन के लिए 5 साल तक पछताना पड़ेगा, ये किसी को मालूम नहीं था, ये एहसास नहीं था। ये हालत छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति इस 5 साल में बनी है, वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। मुझे उनको लगता है कि इस सरकार ने उनके साथ छल किया है। आप कहते हैं कि सरकार ने छल किया था, क्योंकि जो वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया गया। ऐसी कौन सी बातें जन घोषणा पत्र में थी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी, जो जनता को बताई तो गई, उनसे वादा तो किया गया, लेकिन वो पूरी नहीं की गई? इन्होंने गांव-गांव में जाकर, गली गलियों में जाकर सामूहिक रूप से एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेके सौगंध खा के कहा था कि हम ये जन घोषणा पत्र है 36 बिंदु, इसका हम 100% क्रियान्वयन सरकार बनते ही पहले दिन से करेंगे। लोगों ने भरोसा किया जन घोषणा पत्र में, और गीता और गंगा जल पे लोग भरोसा ही करते हैं। मगर आज 4.25 साल होने के बाद भी उस जन घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ की जनता जब पलटा के देखती है और उनके वादे को याद करती है, तो सबसे बड़ा छल महिलाओं के साथ किया, बहनों के साथ किया। उनको ये भरोसा था, इन्होंने कहा था कि हम
जैसे ही सरकार बदलेगी हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो दूर, भूपेश बघेल के आने के बाद शराब घर घर पहुंचा के बेचने की व्यवस्था की है और शराब की अतिरिक्त दुकानें खोल दी गई है। अब कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई अवसर नहीं है जहां शराब ना बिकता हो। तो पहला तो हमारी बहनों के साथ जो अन्याय हुआ कि ये जन घोषणा पत्र का उन्होंने वादा। दूसरा, बड़ी बात करते रहे, 10 लाख नवयुवकों को 2,500 रुपया देंगे। 10 लाख की संख्या, पौने 5 साल निकल गए। अभी अभी 2 महीना पहले उन्होंने कहा कि चल हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर 10 लाख में 25-50 हज़ार को बेरोजगारी भत्ता देने से वो 10 लाख घरों पे काम नहीं होगा। हर घर रोजगार, हर घर रोजगार की बात, घर घर रोजगार की बात करने वाले भूपेश बघेल से आज प्रदेश का युवा पूछता है कि वो हमारे महंगाई भत्ता, रोजगार के अवसर कहाँ गए। रोजगार के अवसर भी छीना है और इनको जो भत्ता देने वाली बात थी वो भी छीना गया। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय, इन्होंने वादा किया था कि हम 2 साल का बचा हुआ बोनस देंगे। आज 5 साल निकल गए मगर बोनस तो नहीं मिला। आज तक उस राशि के बारे में कोई बात करना भी बंद कर दिया है भूपेश बघेल जी ने, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा, इन्होंने 2 लाख कर्मचारियों को बहुत मजबूती के साथ वादा किया था कि हम ये 2 लाख दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, ये संविदा कर्मचारी, ये अस्थाई कर्मचारियों को हम स्थायी कर देंगे। ये वादा उन्होंने किया था। 2 लाख कर्मचारी आज भटक रहे हैं कि वो 2 लाख लोगों को स्थायी करने वाला वादा इनका अधूरा है। इन्होंने विधवावस्था पेंशन 1,000 रुपया देने की बात कही, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन 1,500 करने की बात कही थी। ये सारे वादे, जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे, 25 में से 19 वादे ऐसे हैं जिस पे कोई काम नहीं हो पाया। कुछ वादे पूरे करके आ रहे हैं, पर जनता इस बार एक एक जन घोषणा पत्र के सारे मुद्दों का हिसाब लेगी। रमन सिंह जी, मुझे अच्छे से पता है कि छत्तीसगढ़ की जनता अगर आपको जानती है तो चाउर बाबा के नाम से जानती है, और गरीब जनता को चावल उपलब्ध कराना जिससे उनकी दैनिक चर्या जीवन यापन चलता रहे। उसके बाद तमाम राज्यों ने आपके इस मॉडल को अपनाया और केंद्र की सरकार भी श्री अन्न योजना दे रही है, गरीबों को अनाज मुफ्त दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि जिस तरीके से फ्रीबीज, तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय पर फ्रीबीज का जिक्र कर रही है, फ्रीबीज की घोषणा कर रही है, देश में, राज्यों में और देश पर अर्थव्यवस्था में इसका बोझ देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में कर्नाटक में आपने देखा कि वही 5 गारंटी की घोषणा हो गई, वहां सरकार कांग्रेस की बन गई। अब केंद्र और राज्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमें चावल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, तो हम जनता को कहां से दें। केंद्र कहता है कि हम आपको दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारे दूसरे भी राज्य हमें उपलब्ध कराना है। तो ये जो इस तरह की घोषणा है फ्रीबीज की, उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने एक राज्य चलाया, 15 साल चलाया है, उसकी अर्थव्यवस्था को समझा है, ये राज्यों की और केंद्र की अर्थव्यवस्था को कहां तक पहुंचा? देखिए, स्टेट और खासतौर से छत्तीसगढ़ की समस्या अन्य राज्यों से अलग मैं मानता हूँ। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ उस दौर में बना जब छत्तीसगढ़ पलायन की पीड़ा से त्रस्त था। पलायन होता था, भूख से मौत होती थी, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन बहुत ही छत्तीसगढ़ में बुरी स्थिति में थी। उस स्थिति में लोगों को बहुत आवश्यक था कि उनको पोषण आहार दिया जाए, और हमने केवल चावल की व्यवस्था शुरू नहीं की, हमने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में उन्हें चावल भी दिया, उन्हें चना भी दिया, प्रोटीन भी दिया, उन्हें नमक भी दिया, निःशुल्क देने का काम किया। और ये छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा इसका असर नहीं पड़ा। 58 लाख परिवार को 1 रुपया किलो चावल देने की व्यवस्था की, और इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ हमने लागू करने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी छत्तीसगढ़ के PDS को मॉडल PDS कहा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो PDS सिस्टम है वो बाकी राज्य अडॉप्ट करें। और आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी ने अभी 80 करोड़ लोगों को कोरोना के काल में 18 महीने तक 5 किलो चावल देने की व्यवस्था की। आप बाकी व्यवस्था मत करिए,
मगर भोजन की व्यवस्था, भोजन की गारंटी तो आपको देना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि लोगों को भोजन, छत्तीसगढ़ यदि धान का कटोरा है, अनाज का भंडार है और उसके नीचे यहाँ कोई भूखा सोएगा तो ये छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने उस व्यवस्था को शुरू की और बेहतर व्यवस्था के रूप में, एक मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ में शुरू किया। नहीं, आपका मॉडल सफल हुआ, लेकिन उसके बाद बिजली फ्री, बिल हाफ, कर्जा माफ, ये जो गारंटियों पे गारंटियां फ्री बीज की, ये इस देश की अर्थव्यवस्था को कहां लेकर जाएंगी? ये निश्चित रूप से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की अंधी घोषणा करना उचित नहीं भाई मानता। 10 गारंटी आम आदमी पार्टी दे गई, कांग्रेस ने 5 दे दी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे से 10 ले लो आप, कोई तीसरा आएगा वो मेरे से 15 ले लो, कोई चौथा आएगा वो कहेगा 20 ले लो। ये तो सिर्फ और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम है और ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये उचित नहीं। रमन सिंह जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब भी छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में चले जाएं और बीजेपी का अगर जिक्र किया जाए तो आपका नाम आता है, चाउर वाले बाबा का नाम आता है और दूर दूर तक लोग आपके चेहरे को जानते हैं क्योंकि उन्होंने आपका 15 साल का कार्यकाल देखा है। केंद्रीय नेतृत्व ने इन 5 साल, 4.5 साल में कोई भी ऐसा चेहरा तैयार नहीं किया और अभी भी आपका चेहरा सामने है। अब पार्टी इस द्वंद्व में दिखाई देती है कि वो बतौर मुख्यमंत्री आपको आगे करे या किसी नए चेहरे को लेकर आए, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को तो वो तैयार कर नहीं पाई। स्वाभाविक तौर पर प्रदेश के सबसे बड़े नेता आप ही हैं, तो ये जो द्वंद्व है जिसमें प्रदेश और केंद्र दोनों उलझे हुए, इस द्वंद्व को आप कैसे देखते हैं? उस द्वंद्व को मैं आपके उदाहरण से ही उसका जवाब देना पसंद करूंगा। 2003 पिकाडली होटल जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, और उस बैठक के पहले 2003 में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था। 2008 में नहीं किया, 2013 में नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए और इसलिए हमने उस परंपरा का पालन किया। मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ तक ठीक है कि हम उस परंपरा को पालन नहीं कर रहे हैं, मगर वो भूपेश बघेल जो कहता रहा है, लगातार कहते रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। अब ये तय हो गया, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस को भूपेश पे भरोसा समाप्त हो गया और उन्होंने घोषणा करना पड़ा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब यह है कि भूपेश के चेहरे पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि करप्शन के इतने सारे चार्ज लग गए हैं कि कांग्रेस भी डरने लगी। शायद यही कारण है कि भूपेश बघेल उस बारीक सी लकीर पर पहुंचना चाहते हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक नया ट्रम्प कार्ड चला है। वो ट्रम्प कार्ड राजनीतिक तौर पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया गया 15 साल की सरकार में, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नहीं था, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया गया, छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रमोट नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को प्रमोट नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ जो खेल होते थे उन्हें उस तरीके का महत्व नहीं मिला। क्या ये सही है? मुझे लगता है कि और साथ में छत्तीसगढ़ महतारे भी। मुझे लगता है कि भूपेश जी की सोच है, भूपेश बघेल के सिवाय कोई छत्तीसगढ़िया है नहीं छत्तीसगढ़ में। अरे जो छत्तीसगढ़ में है, जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ है। और भौरा और गिल्ली डंडा और गेड़ी चढ़ने का काम भूपेश बघेल करते हैं, तो उसका कोई आविष्कार भूपेश ने नहीं किया है। ये सैकड़ों साल से, ये हमारी गांव की परंपरा है, ये हमारे कल्चर में है। बचपन से हम लोग गेड़ी में चढ़ के और पिट्ठुल और भौरा खेलने वाले लोग हैं। भूपेश तो ऐसा शो करता है हिंदुस्तान में कि वो इसका प्रयोग करता है। वो गेड़ी अकेला पहला आदमी है हिंदुस्तान में जिसने गेड़ी में चढ़ के अपना करतब दिखाया है। अरे ये तो गांव के बच्चे, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारा परंपरा का हिस्सा है, ये हमारे यहाँ का खान पान, यहाँ के व्यवहार, यहाँ की बोली भाषा। ये भूपेश को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये भाव जो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का भाव सबको जोड़ने का भाव है, सबको अलग करने का भाव नहीं। एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में चल रहा है और वो पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चाओं में है। छत्तीसगढ़ में ईडी और इनकम टैक्स के छापे, उसकी कार्रवाई और तमाम सारे चेहरे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है।
और कांग्रेस की सरकार, खुद मुख्यमंत्री इस बात का आरोप लगाते हैं कि जांच एजेंसियां, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर ईडी हो, वो प्रदेश में बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। अब ईडी की बात आपने निकाल ही दिया, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज की स्थिति में क्या पोजीशन में है। आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्टतम राज्य के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ईडी और सीडी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। 2000 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला, 540 करोड़ का कोयले का घोटाला, 1300 करोड़ का गोठान का घोटाला, 600 करोड़ का पीडीएस सिस्टम में चावल, जिस पीडीएस की बात कर रहे थे, 600 करोड़ विधानसभा में स्वीकार किया। 69,000 मेट्रिक टन चावल जो रायपुर से रवाना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पहुंच पाता। 640 करोड़ का चावल घोटाला, 5,000 करोड़ का प्रधानमंत्री खाद्यान्न, गरीब खाद्यान्न योजना में घोटाला। इतने घोटाले होने के बाद 13,000 पेज का प्रमाण ईडी न्यायालय में प्रस्तुत करता है। हिंदुस्तान में शायद पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ है जो छत्तीसगढ़ के राजस्व में खुद डाका डालता है। खुद डाका डालता है। शराब दुकान में शराब बिक रही है, 2 काउंटर हैं शराब दुकान के। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ईडी के पूरे रिपोर्ट आप पढ़िए, देखिएगा। तो ये 2 काउंटर हैं, 2 काउंटर में शराब बिक रहा है। एक बिना होलोग्राम के, बिना टैक्स, बिना वैट पटाए, और दूसरा सरकार का। 40% शराब 2000 करोड़ का, ये 2000 करोड़ का मामला ईडी ने प्रस्तुत किया है। अब भूपेश बघेल बार बार बोलते हैं शराब घोटाले में क्या हुआ। शराब घोटाले में प्रमाण और दस्तावेज इतने मोटे मोटे प्रस्तुत हुए हैं। 180 करोड़ की अवैध संपत्ति ईडी ने जब्त किया है। 185 करोड़, जिनकी तनख्वाह 50,000, 60,000 है, 70,000 है, वो करोड़ों करोड़ों के मकान और दुकान और प्लाट खरीद के बैठे हुए हैं। ये ईडी ने प्रमाण कर दिया। और ईडी ने पूरा, दूसरा कोयले के मामले में आप बोलते प्रमाण क्या है, एक लाइन का प्रमाण। नियत और नीति खराब होने से सरकार किस प्रकार भ्रष्टाचार के कुचक्र में फंसता है, उसका उदाहरण ईडी ने दिया। कोयले में 540 करोड़, जब डॉक्टर रमन आपको बोल रहा है, तो 540 करोड़ के सिस्टम में इन्होंने गड़बड़ी की। हमने कोयले को डीओ के लिए डिस्पैच ऑर्डर जारी करते थे कोयले का, और वहां से कोयला निकलता था। हमने पारदर्शिता लाने के लिए हमने उसको ऑनलाइन किया। कोई मैनुअल उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारी व्यवस्था होती थी और कोयला निकल जाता था। जैसे ही सरकार बदलती है, इन लोगों ने ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दिया। अब आप आश्चर्य करेंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, जो मुख्यमंत्री का विभाग है माइनिंग, उसके नीचे काम करता है। क्या डायरेक्टर माइंस बिना मुख्यमंत्री के सहमति के ऑफलाइन को ऑनलाइन को ऑफलाइन कर सकता है? 7 महीने से जेल के अंदर ऐसे ही रोटी नहीं खा रहा है वो बैठ के। 7 महीने जेल में हो गए। सीनियर आईएएस अफसर जेल में है बिना प्रमाण के। क्या न्यायालय भी अंधी हो गई है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति ईडी ने मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले जो हैं उनके सबूत सामने लेके आइए। सवाल जमानत मिलना, अपराध मुक्त होना नहीं है। ये 13,000 पेज के दस्तावेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लूट हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, हजारों करोड़ का हिसाब किताब हुआ है। ये सारे मामले आज न्यायालय में प्रस्तुत हो गए। न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद अब छत्तीसगढ़ की जनता ने ये जान लिया। अभी तो ये हालत है कि पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, कलेक्टर जिसको कलेक्टिंग एजेंट कहा जाता था अंग्रेजों के जमाने में, भूपेश बघेल ने उसको कलेक्टिंग एजेंट बना दिया। कोई सरकार में कलेक्टर और एसपी के पोस्ट के लिए क्या ऑक्शन होता है? यहाँ कलेक्टर और पोस्टिंग के लिए नहीं, मेरे ख्याल से डीएमएफ के लिए होता है। पोस्टिंग के लिए, कोरबा पोस्टिंग करना है 8 करोड़, रायगढ़ पोस्टिंग करना है 6 करोड़, यहाँ पोस्टिंग करना ओवर रेट है। होटल पानठेला वाला बताता है भाई कि रेट फिक्स है। अच्छा, उनको भी इसकी भी जानकारी है? उसको भी जानकारी है कि ये स्थिति छत्तीसगढ़ में करप्शन इस नीचे तक पहुंचा है। जब ये इस तरह के चीजें सामने आने लगी, ईडी और इनकम टैक्स ये तमाम सारी चीजें लाने लगी, तो हमने देखा कि अचानक जो बहुत साल पुराना मामला था नान का, वो सामने आ गया। ईओडब्ल्यू को जांच दे दी, अचानक से कोर्ट में जाके उसकी अनुमति ले ली।
हालांकि 4.5 साल में कोई नया व्यक्ति अभी तक जेल नहीं गया है, लेकिन इसे हम किस तौर पर देखें? और ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए बीजेपी की सरकार में ज्यादा बड़े घोटाले हुए हैं, बनस्पत की हमारी। नान का किस्सा आपने फिर छेड़ दिया, तो मैं नान का भी बता देता हूँ। जी, क्योंकि आप ही की सरकार से जुड़ा हाँ, है। नान के मामले में हम लोगों ने इस पूरे मामले को सरकार ने उजागर किया। पहली बात, जी सरकार ने केस दर्ज किया, सरकार ने अपने आईएएस अधिकारियों को इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश, उनके ऊपर कार्रवाई किया, वो सस्पेंड हुए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो गई, ये सारे विषय हो गए और उनके न्यायालय में उनका चार्जशीट प्रस्तुत होने की स्टेज में आ गए और ये तय हो गया कि अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी।